बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन्हीं की कंटिन्यूएशन है। यानी हम आज के लेक्चर में भी जो एक्टिव फ़िल्टर्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। दोनों कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं एक्टिव फ़िल्टर में लो पास की भी और हाई पास की भी, दोनों के लिए एक-एक नया सर्किट हम जो है वो डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो है वो एक-एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। Let's start the lecture. Okay. So we are going to discuss active filters and another configuration. उसमें पहले हम active low pass filter की तरफ आएंगे। अभी जो active low pass filter आपको यहाँ पर ड्रॉ हुआ हुआ नज़र आ रहा है, अगर इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो बेसिकली सबसे पहले आप ये देखने की अगर कोशिश करें कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए आपको देखना होता है कि बेसिकली जो इनपुट सिग्नल है वो कहाँ अप्लाइड है। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल अगर आप देखें तो इनपुट सिग्नल जो आपका अप्लाई हो रहा है ये सोर्स वोल्टेज Vs या जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसके ऊपर अप्लाइड है। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर हमारे पास सोर्स अप्लाइड है तो दिस मीन्स ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर फीडबैक भी आ रहा है और इनपुट रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, लेकिन दिस इज ग्राउंडेड, यू कैन सी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, जब नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है तो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो आपके पास गेन होता है इस कॉन्फ़िगरेशन का, दैट इज बेसिकली वी नॉट बाई वी आई इज इक्वल टू 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1। ये हम डिराइव कर चुके हैं कई दफ़ा, सो दिस इज़ नथिंग न्यू। यहाँ पर सिर्फ आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि वी आई आपके पास क्या है। वी आई जो होता है वो बेसिकली आपके पास होता है इनपुट एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पे जो वी आई है वो बेसिकली वो वोल्टेज है जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पेयर हो रही है। तो थोड़ा सा अगर आप इस पे गौर करें तो ये बेसिकली ये जो आपके पास इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ सर्किट कनेक्टेड है, दिस सर्किट इज बेसिकली लो पास फिल्टर। ठीक है, लो पास फिल्टर मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ये आपका सोर्स है और उसके साथ सीरीज में आरसी सर्किट कनेक्टेड है और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रही है वो वोल्टेज जो है वो इस नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को एज इनपुट मिल रही है। सो दिस मींस आपने क्या किया हुआ है, आपने ये जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसको कैस्केड में कनेक्ट कर दिया है विद लो पास फिल्टर, यानी पैसिव लो पास फिल्टर। तो जो पैसिव लो पास फिल्टर का आउटपुट है वो इस नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट बन रहा है। तो जब ये कैस्केड में है तो बेसिकली इसका जब आपको रिस्पांस कैलकुलेट करना होगा तो इसका रिस्पांस कैलकुलेट करने के लिए आपको कैस्केड कॉन्फ़िगरेशन में पता है कि दो अगर सिस्टम्स कनेक्टेड हों तो जब ओवरऑल आप रिस्पांस कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल रिस्पांस में जो दो इंडिविजुअल स्टेजेस होती हैं उनका जो रिस्पांस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होगा। यहाँ पर हमें इस आरसी फिल्टर जो है या लो पास फिल्टर, इसका जो रिस्पांस है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है और जो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है इसका भी हमें ऑलरेडी पता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप दोनों के इंडिविजुअली जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो रिस्पॉन्स मैंने लिखा है वी नॉट बाई वी आई, ये मैंने रिस्पॉन्स लिखा है दिस फॉर दिस नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये जो इनपुट इसकी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अपेयर हो रहा है इसको कंसिडर करते हुए अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर भी यही इनपुट अपेयर होगी ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, और फिर आप उसी तरह से एनालिसिस करके 0 माइनस वी आई डिवाइड बाई आर वन इज इक्वल टू वी आई माइनस वी नॉट डिवाइड बाई आर टू, और वहाँ से आप वी नॉट बाई वी आई को कैलकुलेट कर सकते हैं 1 प्लस आर टू डिवाइड बाई आर वन। तो या मैं इसको अगर इस तरह से लिखूँ वी नॉट की टर्म्स में तो वी नॉट इज गिवन एज 1 प्लस आर टू डिवाइडेड बाई आर वन इंटू वी आई। ठीक है, और इसको हमने कह दिया एज इक्वेशन नंबर 1। अब वी आई को हमने डिटरमिन करना है। वी आई जो है बेसिकली वो वोल्टेज है जो आपकी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पेयर हो रही है। ठीक है, तो दिस मीन्स अब हम इस वी आई को डिटरमिन करेंगे। इस वी आई को जब हमने डिटरमिन करना है
तो इसको डिटरमिन करने के लिए आपको सिंपली आरसी सर्किट का एनालिसिस करना है, और वी आई जो है वो आरसी सर्किट में अक्रॉस कैपेसिटर जो वोल्टेज है वो पेयर हो रही है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप वोल्टेज डिवाइडर की हेल्प लेंगे, क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है आरसी सर्किट। तो हमने क्या किया, हमने इसमें वोल्टेज डिवाइडर की हेल्प ली, और हमने जब वी आई कैलकुलेट किया विद रेफरेंस टू वी एस, तो हमने कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई किया, और फिर हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमने बेसिकली डिनोमिनेटर में एलसीएम कंप्यूट किया, तो जे ओमेगा सी आएगा, जे ओमेगा सी इन डिनोमिनेटर एंड जे ओमेगा सी इन न्यूमरेटर वुड गेट कैंसल्ड आउट, और ये मेरे पास आ जाएगा 1/1 प्लस जे ओमेगा सी आर, राइट। और फिर इसमें हमने ओमेगा को रिप्लेस कर दिया बाय 2 पाई एफ, तो ये मैंने इधर इसको लिख दिया 2 पाई एफ, और सी आर जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, टाउ होता है, and tau is also equivalent to 1/omega c, right? क्या किया मैं इस स्टेप से, जब इस स्टेप में आया तो मैंने क्या किया, इस स्टेप में ये जो ओमेगा था इसको रिप्लेस कर दिया बाय 2 पाई एफ। ये ओमेगा आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बता रहा होता है, ये इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बता रहा होता है, राइट। और जो सी आर था, सी आर होता है हमारे पास टाउ के इक्वलेंट, और टाउ जो होता है वो 1/ओमेगा सी या 1/कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वलेंट होता है। तो इस सी आर की जगह मैंने प्लग इन कर दिया 1/ओमेगा सी। तो हम इस स्टेप से इस स्टेप तक पहुंच गए। अब हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन जो है ये इसने एक डिफरेंट फॉर्म जो है वो ले लिया। अब आपने क्या किया, अब आपके पास क्योंकि ओमेगा सी जो है दैट इज योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर सेकंड, तो इसको आपने हर्ट्ज जो है उसमें अगर लिखना हो तो उसमें लिखने के लिए आपने इसको 2 पाई एफ सी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। 2 पाई एफ सी से जब आपने इसको रिप्लेस कर दिया तो अब ये 2 पाई और 2 पाई जो है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो अब हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन की अपडेटेड फॉर्म आ गई वो आ गई 1/1 प्लस जे टाइम्स एफ डिवाइडेड बाय एफ सी और इंटू वी एस, और ये बेसिकली जो रिस्पॉन्स होता है दिस रिस्पॉन्स इज अ रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर। तो अब आपने बेसिकली किया क्या, आपने एक लो पास फिल्टर जो है उसको कैस्केड कर दिया विद अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो अब ये जो हमारे पास वी आई की इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, और इस वी आई को हमने यूटिलाइज कहाँ किया हुआ है, इसको हमने यूटिलाइज किया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है जो कि हमने नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो वी आई हमने इक्वेशन नंबर 2 में डिटर्मिन किया है उसको हम यहाँ पर प्लग इन कर देंगे। तो हमने ये जो वी आई की इक्वेशन डिटर्मिन की है इसको हमने प्लग इन कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हमने इसको प्लग इन कर दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई वी नॉट की, और फिर आप वी एस को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास इस पूरे सिस्टम का यानी कैस्केडेड सिस्टम का रिस्पॉन्स आ गया वी नॉट बाई वी एस इज इक्वल टू ए एफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे एफ बाई एफ सी। ये जो नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन का गेन था इसको मैंने ए एफ लिख दिया, ठीक है, जो फीडबैक गेन होता है उसके टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की है, ओके। अच्छा, अब इसमें ये आपके पास बेसिकली अगर हम इस सर्किट को एनालाइज करें तो जो मैंने आपको जहाँ एक्टिव फिल्टर स्टार्ट करवाए थे वहाँ मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप जो नॉर्मल पैसिव फिल्टर्स होते हैं उनके साथ आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये दो काम कर रहा है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक तो जो इस पैसिव फिल्टर का आउटपुट है उसको आइसोलेट कर रहा है, यानी अब अगर मैं यहाँ पर इसकी जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट टर्मिनल है इस पर अगर लोड कनेक्ट कर दूं तो उस लोड को कनेक्ट करने से ये जो इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रही है या इस पैसिव फिल्टर का जो आउटपुट है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये यही रहेगा एज, क्योंकि आपका ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसको आइसोलेट करे, ये इसका जो कैपेसिटर के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो एज इट इज़ यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रही होगी जो कि आगे लोड को डिराइव करेगी। मैंने आपको बताया था कि अगर ये आइसोलेशन ना हो और आप यहाँ पर एक लोड इधर पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो उससे क्या होगा, उससे आपके सर्किट का रिस्पॉन्स ही चेंज हो जाएगा, और जब आप इसका रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो अब आपको जब आउटपुट वोल्टेज डिटर्मिन करनी होगी तो उसके लिए टोटल इम्पिडेंस जो है वो इस कैपेसिटर
और लोड की इम्पिडेंस पैरेलल में सॉल्व होगी और फिर आप वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे तो उससे ओवरऑल रिस्पॉन्स ही सर्किट का चेंज हो जाएगा। लेकिन जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐड कर देते हैं तो अब आप आउटपुट नोड के साथ बेशक लोड कनेक्ट करें, सीरीज में, पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करें, उससे जो आपका फिल्टर है उसके रिस्पॉन्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये काम हो रहा है और दूसरा ये काम हो रहा है कि ये जो नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में मैंने इसको कनेक्ट किया है उसकी वजह से आपको एक एडिशनल गेन मिल रहा है 1+R2/R1 जो कि फॉर श्योर ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि 1+R2/R1 लिखा हुआ है। तो अगर ये वाला फैक्टर लेस देन यूनिटी भी हो तब भी ये वाला फैक्टर यूनिटी वाला इसमें ऐड हो रहा है, तो ये गेन आपका ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो यहाँ हमें दो अचीव हो रही हैं चीज़ें इस कैस्केडेड कन्फिग्रेशन से, कि एक तो आइसोलेशन एट आउटपुट मिल रही है और दूसरा हमें यहाँ पर एडिशनल गेन भी मिल रहा है, राइट। तो ये हमने इसका एनालिसिस जो है वो कंप्लीट कर लिया और ये इसका ग्राफ होगा। अब इसका जो ग्राफ होगा इसमें आपका जो मैक्सिमम गेन होगा वो कौन सा होगा, 1+R2/R1। ये आपका मैक्सिमम गेन होगा, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गेन एट डीसी एज वेल। गेन एट डीसी ये क्यों होगा, क्योंकि गेन एट डीसी जब आपने कैलकुलेट करना होगा तो आप इस फ्रीक्वेंसी को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। जब आप इस फ्रीक्वेंसी को जीरो से रिप्लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला जे वाला फैक्टर जो है ये भी जीरो हो जाएगा और ये आपका गेन रिड्यूस हो जाएगा ए एफ में। सो दिस इज योर के डी सी जो हम कैलकुलेट करते हैं लो पास फिल्टर में। सो के डी सी इज ए एफ और फिर ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आके हो जाएगा 0.707 ऑफ के एफ। ठीक है, वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब आपका एफ और एफ सी इक्वलेंट हो जाएंगे यानी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो ये जो आपके पास फैक्टर आ जाएगा ये आ जाएगा 1+J, राइट। और फिर जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1+J का मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली √2 आ जाएगा, तो आपका गेन जो है वो ए एफ डिवाइड बाई √2 बच जाएगा। तो दिस मीन्स आपका 0.707 ऑफ ए एफ हो जाएगा एट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर अगेन प्रूव हो जाती है। अच्छा, अब इससे आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स द एक्टिव हाई पास फिल्टर। एक्टिव हाई पास फिल्टर को अगर आप देखें तो ये भी बिल्कुल वही कॉन्फ़िगरेशन है। थोड़ा सा मैंने सॉरी यहाँ मैंने ग्राउंड मिस कर दिया, दिस इज ग्राउंड, राइट। यहाँ पर मैंने सिर्फ जो R2 और R1 है उनको थोड़ा सा रीड्रॉ कर लिया है। जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ऊपर ड्रॉ कर दिया और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसे नीचे ड्रॉ कर दिया। तो स्टिल आप देखें फीडबैक पाथ को, तो फीडबैक पाथ में R2 ही कनेक्टेड है और R1 ही आपकी उसी तरह से जिस तरह से R1 रेजिस्टेंस होती थी, लेकिन क्योंकि आप नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो R1 को हमने ग्राउंड किया हुआ है और जो सोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो हम इस कैपेसिटर के क्रॉस अप्लाई कर रहे हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ ग्राउंड मैंने मिस कर दिया है, तो दिस इज ग्राउंड। तो अब यहाँ सिर्फ पिछले सर्किट से क्या चेंज आई है कि पिछले सर्किट में हम जो इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज डेवलप करवा रहे थे वो हम कैपेसिटर के क्रॉस करवा रहे थे, लेकिन इस केस में हम रेजिस्टेंस के क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये वही आरसी सर्किट ही है, सीरीज सर्किट, सिर्फ जो है वो ओरिएंटेशन चेंज कर दिए। अब आप आउटपुट जो आरसी सर्किट के ले रहे हैं वो आप रेजिस्टेंस के क्रॉस ले रहे हैं। ठीक है, तो जब आप रेजिस्टेंस के क्रॉस लेंगे तो अब आप अगेन वी आई को अगर या V1 या VI जो भी आप नोटेशन यूज़ करें, अगर उसको कैलकुलेट करें तो आपको रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लगाना होगा। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जब वोल्टेज डिवाइडर ऐसे लगेगा, R न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट आ जाएगी। ठीक है, टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट जो है वो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने कर दिया और फिर मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में एलसीएम कंप्यूट किया और उस एलसीएम को कंप्यूट करने के बाद ये जो एससी वाला फैक्टर था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की तरफ कर दिया। तो ये मेरे पास जो है वो V1 या VI की वैल्यू जो है वो डिटर्मिन होगी इन टर्म्स ऑफ VS। अब हमने क्या किया, अगेन वही काम किया है। ये जो CR होता है दिस इज बेसिकली टाउ एंड टाउ इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो मैंने इस सी आर की जगह रिप्लेस कर दिया 1/ओमेगा C इधर न्यूमरेटर में भी, और इस सी आर जो डिनोमिनेटर है उसमें भी मैंने रिप्लेस कर दिया 1/ओमेगा C, राइट। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई S/ओमेगा C डिवाइड बाई 1+S/ओमेगा C। अब अगर आप आउटपुट वोल्टेज डिटर्मिन करें तो आउटपुट वोल्टेज इज बेसिकली 1+R2 डिवाइड बाई R1 इंटू VI, क्योंकि आपका नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है उसका गेन क्या होगा 1+R2 डिवाइड बाई R1 और इनपुट को क्या मिल रही है VI मिल रही है, तो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा 1+R2 डिवाइड बाई R1 इंटू VI। ठीक है, तो ये आ गया 1+R2 डिवाइड बाई R1 इंटू VI।
ओके, तो अब हमने क्या किया, अब हमने ये जो वी नॉट की इक्वेशन है इसमें वी आई जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है ये ऊपर ही लिखा हुआ है आपके सामने, इसको हमने पुट कर दिया। तो ये मेरे पास कैस्केडेड कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट वोल्टेज आ गया। और फिर सिंपली ये जो वी एस इधर है इसको यहाँ ड्रॉप डाउन कर दें तो ये वी नॉट बाई वी एस आ गया, ए वी इंटू दिस रिस्पॉन्स। ए वी अगेन मैंने 1+R2 बाई R1 को यहाँ पे ए वी का है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ी सी और मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहला स्टेप मैंने ये किया कि सबसे पहले मैंने एस की जगह जे ओमेगा रिप्लेस कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये अब आगे ए बी को उसी तरह रहने देंगे क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट पार्ट है, उसको हमने साइड पे कर दिया। जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पार्ट है उसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं। और फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने जो ओमेगा है उसको रिप्लेस कर दिया बाय 2πf। दिस ओमेगा इज योर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। और जो मेरे पास ओमेगा सी था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया बाय 2πfc। एंड योर एफ सी इज बेसिकली द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, राइट, जो हाई पास फिल्टर की होती है। अभी हमने एक दफ़ा फिर इसको देखना है वैसे कि हाई पास फिल्टर है भी या नहीं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अज्यूमिंग दैट दिस इज़ अ हाई पास फिल्टर, क्योंकि जो आरसी सर्किट होता है उसमें यही होता है कि अगर आप कैपेसिटर के क्रॉस आउटपुट लेंगे तो वो एज अ लो पास फिल्टर एक्ट करता है, और अगर आप रेजिस्टेंस के क्रॉस लेंगे तो वो एज अ हाई पास फिल्टर एक्ट करता है। तो ये बेसिकली उसी आरसी सर्किट का ही रिस्पॉन्स है, और हम आउटपुट अब रेजिस्टेंस के क्रॉस ले रहे हैं। तो अभी हम देख भी लेते हैं कि ये हाई पास फिल्टर है या नहीं। अच्छा, अब जब हमने ओमेगा को ओमेगा और ओमेगा सी दोनों को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्लेस कर दिया तो ये 2 पाई और 2 पाई का फैक्टर कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास गेन की इक्वेशन आ गई। अभी इस गेन की जो इक्वेशन आ रही है इससे थोड़ा सा ये रूल आउट करना कि ये लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर है थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसको मैंने एक और स्टेप एडिशनल किया, ठीक है। एक और जो एडिशनल स्टेप किया यहाँ, तो जो अभी यहाँ मैंने स्टेप किया हुआ है वो तो सिंपली ये है कि मैंने इसका गेन जो मेरे पास आया है वी नॉट बाई वी एस, इसका मैंने क्या किया, इसका मैंने जो है वो मैग्नीट्यूड कंप्यूट कर लिया। इसका जब मैंने मैग्नीट्यूड कंप्यूट किया तो न्यूमरेटर में मेरे पास जो नंबर एग्जिस्ट, एक तो ये कि ए वी जो है वो तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर का मैग्नीट्यूड रियल ही होगा, तो वो ए वी ही आएगा, ठीक है। और जो आपके पास ये आरसी सर्किट का रिस्पॉन्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें जो न्यूमरेटर है वो प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी है तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या आएगा, अंडर द रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट स्क्वायर क्योंकि जीरो है तो वो तो जीरो स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर एफ बाई एफ सी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है न्यूमरेटर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर द रूट एफ बाई एफ सी होल स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये एफ बाई एफ सी मेरे पास बच जाएगा न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड। और डिनोमिनेटर को अगर देखें तो डिनोमिनेटर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट एफ बाई एफ सी है, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अंडर द रूट हो गया ये, तो ये आपके पास आ गया इस पूरा जो कैस्केडेड सिस्टम है इसके रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड, राइट। ये हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। और फिर हम इसमें एक स्टेप और करते हैं कि हम इस जो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं बाय एफ सी डिवाइडेड बाय एफ से, राइट। यानी जो इसमें फैक्टर अपेयर हो रहा है एफ बाई एफ सी, इसके ऑपोजिट फैक्टर से मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और इसको डिवाइड भी कर देता हूँ। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो उससे क्या हुआ, मल्टीप्लाई जब किया तो न्यूमरेटर जो है वो तो 1 हो गया क्योंकि एफ बाई एफ सी का ऑपोजिट फैक्टर है एफ सी बाई एफ, तो ये हो गया 1। और डिनोमिनेटर में जब आप इस एफ बाई एफ सॉरी एफ सी बाई एफ को लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, जब उसको अंडर रूट के अंदर आप लेके जाएंगे तो वो एफ सी बाई एफ होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि आपने जब किसी चीज़ को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना होता है तो वो बेसिकली स्क्वायर हो जाती है। तो जब वो स्क्वायर होके अंडर रूट में जाएगी तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और इस 1 के साथ वो स्क्वायर टर्म अपेयर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो रिस्पॉन्स था इसने बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म ले ली। ये अब आ गया 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एफ सी बाई एफ होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये इक्वेशन जो है इसमें हम क्लियरली देख सकेंगे कि ये इक्वेशन एज अ हाई पास फिल्टर एक्ट कर रही है। वो कैसे, हाई पास फिल्टर के लिए जब आपने देखना है तो आप क्या करेंगे, आप इस फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे टुवर्ड्स हायर रेंज लेके जाएंगे। तो जब आप इस फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो इस इंक्रीज की वजह से ये जो एफ सी बाई एफ का फैक्टर है ये रिड्यूस होगा, क्योंकि इसमें
FC फिक्स्ड है, FC डिपेंडेंट है R और C पे, R और C आपने एक दफ़ा कनेक्ट कर दिए तो वो तो फिक्स हो गए। तो इसका मतलब है FC इज फिक्स्ड, और आप इस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, जब आप ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो ये ओवरऑल रेशो आपके पास डिक्रीज करेगी। जब ये ओवरऑल रेशो डिक्रीज करेगी तो डिनोमिनेटर में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ये रेशो एग्जिस्ट कर रही है स्क्वायर की फॉर्म में, और आपके पास 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ये रेशो डिक्रीज कर रही है और 1 कांस्टेंट है तो दिस मीन्स आपका ओवरऑल डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है। जब ओवरऑल डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है तो आपकी जो ये पूरी फ्रैक्शन है 1 ओवर दिस डिनोमिनेटर, ये ऑटोमेटिकली इनहांस या इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो दिस मीन्स जो जो आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो ये रिस्पॉन्स आपका जो है ये इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ हाई पास फिल्टर, कि ये हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको इनपुट वोल्टेज गिवन है कि इनपुट वोल्टेज इज 1 वोल्ट एंड उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, और आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू गिवन है 10 किलो ओम और कैपेसिटेंस 1 नैनो फैराड है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल पे है, और ये आरसी सर्किट है और सी के क्रॉस आप वोल्टेज डेवलप करवा रहे हैं। तो दिस मीन्स दिस इज अ लो पास फिल्टर। और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसमें R2 जो है या फीडबैक रेजिस्टेंस 33 किलो ओम है, और जो R1 है वो 56 किलो ओम है, और ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस मींस इसका गेन होगा 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1, राइट। अच्छा, आपसे पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द आउटपुट वोल्टेज एट 3 डीबी फ्रीक्वेंसी, यानी अगर आप ये जो इनपुट वोल्टेज है इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू करें और इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते आप इस सर्किट की 3 डीबी फ्रीक्वेंसी तक ले जाएं, तो उस वक्त आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रही होगी, ये आपसे क्वेश्चन किया गया, राइट। अच्छा, तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस सर्किट का जो AV है वो क्या है, 1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1। तो R2 और R1 हमें गिवन है। R2 जो है वो आपके पास है 33 किलो ओम और R1 56 किलो ओम है। तो यहाँ से हमारे पास AV आ गया 1.589, राइट। अच्छा, अब अगर हमारे पास AV कैलकुलेट हो गया और मैं अब आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करूँ फॉर DC फ्रीक्वेंसीज, तो फिर मेरे पास आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, सिंपली 1 प्लस R2 बाई R1 इंटू इनपुट वोल्टेज। क्योंकि आपको पता है कि जब आप DC सिग्नल्स के ऊपर इस फिल्टर को देखते हैं, मैंने अभी ऑलरेडी भी आपको बताया था, एक्टिव लो पास फिल्टर की हम बात करें, जब हम इसको डीसी फ्रीक्वेंसीज पे देखते हैं तो हाँ, एफ को आप जीरो प्लग इन कर देते हैं। जब एफ को जीरो प्लग इन कर देते हैं तो बेसिकली जो आपका गेन होता है वो आपकी नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट हो जाता है, राइट। तो हम अगर डीसी के ऊपर देखें तो डीसी के ऊपर जो हमारे पास गेन आ रहा होगा, दैट गेन वुड बी इक्विवेलेंट टू 1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज आपका है 1 वोल्ट। तो ये आपके पास 1.589 जो है, यही आपका आउटपुट वोल्टेज भी आ रहा होगा, जो कि आपकी गेन की वैल्यू है, एज Vin इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो AV है वो मैक्सिमम वाला हमारे पास मौजूद है, यानी KDC जिसे आप कहते हैं, ठीक है, KDC यही होगा ना, जो आपका 1 प्लस R2 बाई R1 है जब आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है। तो अगर हमारे पास KDC अवेलेबल है और हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि जब आपका सिस्टम जो है वो 3 डीबी फ्रीक्वेंसी पे या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे चला जाता है, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो गेन की क्या एक्सप्रेशन आ रही होगी, ये हम काम अभी करके देखते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम पहले KDC जो है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डीबी स्केल में। तो जब हमने KDC को डीबी स्केल में कन्वर्ट किया तो हमने सिंपली 20 लॉग ले लिया, तो ये मेरे पास 4.02 डीबी आ गया। अब आपके लिए आसान हो गया काम बहुत ज़्यादा, वो ऐसे कि जब आपको KDC मिल गया तो जब आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आते हैं तो आपको पता है कि आपका गेन जो है वो जो KDC या मैक्सिमम गेन होता है उससे 3 डीबी कम हो जाता है, राइट। 3 डीबी कम हो जाता है अगर आप डीबी स्केल में बात करें, और अगर आप नॉर्मल स्केल में बात करें, लीनियर स्केल में, तो आपको पता है कि 0.707 ऑफ KDC हो जाता है। तो हमने क्योंकि इसको डेसिबल स्केल में कन्वर्ट कर लिया तो अब हमारे लिए और आसान है। अब अगर हमें वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है एट 3 डीबी फ्रीक्वेंसी, तो वो KDC से ऑटोमेटिकली 3 डीबी आपका कम होगा। तो हमने अब वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर लिया, KDC में से 3 डीबी को सब्ट्रैक्ट करके, ये हमें वोल्टेज गेन मिल गया एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब जब हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज गेन मिल गया
तो उसको अगर आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, तो आपने क्या किया, आपने जो गेन की एक्सप्रेशन है उसको गेन की इक्वेशन के साथ इक्वेट किया, गेन की जो वैल्यू है सॉरी उसको गेन की एक्सप्रेशन या गेन की इक्वेशन से इक्वेट किया। गेन की जो वैल्यू है वो है 1.02 और इसको आपने इक्वेट किया क्योंकि ये डीबी में है तो यानी डीबी स्केल ही चलेगा यहाँ पे 20 लॉग ऑफ आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज है आपकी 1 वोल्ट, तो अब आपके पास यहाँ आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ इस इक्वेशन को रीअरेंज करना होगा, तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ 1.02 डिवाइड बाय 20, तो आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाएगी 1.13 वोल्ट्स। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अगर आपका सिस्टम 3 डीबी फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप ऑपरेट करवाना शुरू कर दें या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करवाना शुरू कर दें, तो और इनपुट वोल्टेज आपको गिवन हो तो आप आउटपुट वोल्टेज किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस। इस मेथड से हमने अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं देखा था, राइट। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में आपको अगेन ये जो सर्किट गिवन है, इस सर्किट के लिए आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और गेन कैलकुलेट करना है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का आपको जो है वो फॉर्मूला मालूम है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1/2 पाई आर सी। या अगर मैं इसको ओमेगा सी लिख लूंगा तो वो सिंपली 1/RC हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं एफ सी लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स लिख रहा हूँ, तो आपने क्या किया, आपने सिंपली इसमें आर और सी की वैल्यू प्लग इन कर दी, ये आर और ये वाला सी, तो ये आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई। और जो गेन होता है दैट इज बेसिकली इक्वलेंट टू 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन, ये आ जाएगा 1 प्लस 4/1 यानी 5 के इक्वलेंट, जो कि आपका के डी सी बनेगा। अब जब आप इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स लिखेंगे तो इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या होगा, 5 इंटू जो आपका इस आरसी सर्किट का रिस्पॉन्स होता है जो कि आपके पास होता है 1/1 प्लस जे पाई एफ डिवाइडेड बाय एफ सी। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स बन जाएगा, राइट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था आज का जो हमने सॉल्व करना था। सो दिस कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर। और अब मैं ओपन करता हूँ फोरम फॉर द क्वेश्चंस। जी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन नाउ। जी बस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन है, ये कोर्स से रिलेटेड तो नहीं है सर। ये अभी जो है ना ये न्यूज़ वगैरह चल रही है कि यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम वगैरह जो है ना अपनी तरीके से लेगी। तो जी हमें जो मेल आया था उसमें ये था कि अगर यूनिवर्सिटी जुलाई के बाद ओपन नहीं होगी तो वो फिर ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो सर अच्छा। जिस तरह क्विज वगैरह था तो फिर एग्जाम भी इसी तरह होगा सर? एग्ज़ाम का जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था, हमारे जो एचओडी हैं उन्होंने हमें यही बताया था कि एज़ पर पीईसी इंस्ट्रक्शन जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा। बाकी जी जो सर। कल न्यूज़ चल रही थी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें 3 प्रोविंसेस ने कहा है कि उन्हें अभी क्लोज रखा जाए, 1 जून से ओपन ना किया जाए। तो उसमें अभी क्लियर स्टैंस हमें नहीं पता चला, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो फैकल्टी ग्रुप है उसमें जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें कन्वे किया कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 15 जुलाई तक क्लोज्ड ही रहेंगी। अभी इसका मुझे सोर्स जी वगैरह सर। नहीं पता, लेकिन एचओडी ने हमें ये मैसेज दिया है। अब ये कितना कंफर्म होता है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह नस्ट ने ऑप्ट किया है, हो सकता है हमारी यूनिवर्सिटी भी इसी तरह करे कि नस्ट में उन्होंने ये कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्लासेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद बंद हो जाएंगी और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ओपन होगी अगस्त में, और फिर अगस्त में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो हो सकता है एयर यूनिवर्सिटी भी फिर नस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चले, एज क्योंकि अगर 15 जुलाई तक बंद रहती है तो फिर 15 जुलाई पे ओपन होगी और फिर उसके बाद एग्ज़ाम को प्लान आउट किया जाएगा, तो फ़ौरन तो एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट होगा। तो आज तक जो अच्छा सिचुएशन जी, अभी ठीक है नज़र आ सर। रही है इसमें मुझे यही नज़र आ रहा है कि शायद जुलाई के मिड में अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो अगस्त में ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। इसमें अगर कोई अपडेट हुआ तो फिर मैं आपको बता दूँ। और सर
अच्छा सर, अगर जो भी अपडेट वगैरह एग्जाम के साथ में आप लोगों को मिली तो प्लीज़ सर काइंडली थोड़ा हमसे शेयर कर देना ठीक जी। है, ठीक है, सही है। ठीक, ओके, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हसन। वालेकुम सलाम। सर उस दिन जो क्विज लिया था आपने जी जी वो डैक में से, जी। सर वो क्विज उस दिन सबमिट नहीं हो रहा था, तो मैंने आपको फिर ईमेल कर दिया था। अच्छा, तो सबमिट। सर उसी वक्त मैंने कर दिया था। अच्छा सर मैंने ईमेल उसी वक्त कर दिया था क्योंकि वो उसके टर्न का ऑप्शन जो एरर कर रहा था वो, मैंने ईमेल कर दिया अच्छा था उसी वक्त। अच्छा, ठीक है। मैं फिर जब मार्क करूँगा तो फिर मैं ईमेल में टाइमिंग वगैरह चेक कर लूँगा कि आपने किस वक्त किया है। ओके सर, आप बेसिक टाइमिंग चेक कर लें वहाँ पे। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? जी आवर। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अभी जैसे आज आपने एक लेक्चर दिया फिल्टर से रिलेटेड ना, जी तो सर इसके बाद हमारा कितना कोर्स रह जाएगा? बेटा इसमें नेक्स्ट वीक में हम फिल्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली शायद सेकंड ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन हम यस देखेंगे, ठीक है। और यस उसके सर। बाद एक आर्टिकल और रह जाएगा विच इज़ ऑसिलेटर्स, जी सर। वो कवर करना है। बस मतलब ये अगला वीक और उससे अगला वीक हमारा शायद आखिरी वो सर सिलेबस रिलेटेड ना सर। कुछ कह नहीं सकते अभी क्लासेस का भी, अभी क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि क्लासेस कब तक कंटिन्यू करनी है। तो देखें क्लासेस सही कब हो। तक कंटिन्यू होती हैं, जब तक होंगी उसके अकॉर्डिंगली फिर कोर्स डिफाइन होगा ना। लेकिन जो है वो ऑसिलेटर वाला टॉपिक स्टार्ट ज़रूर करेंगे फिर जहाँ तक हो गया। सर आपसे एक और बात करनी है, आपने जो ग्रेडिंग पॉलिसी ना वो वर्ड की एक फाइल अपलोड की थी जीसीआर पे ना, जी सर आपने उसमें लिखा हुआ है 50 मार्क्स का फाइनल पेपर होगा हम्म, और 15 की क्विज, 15 की असाइनमेंट और 20 की सीपी। जी सर इसमें 20 की तो लैब भी है सर। हाँ, आप लोगों के कोर्स में मोस्ट प्रॉब्ली शायद मुझे उसको दोबारा देखना पड़े। तो फिर लैब अगर हुई तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। मैम सीमा ने भी वो उन्होंने सीपी में सर 10 की रखी हुई ना, तो मैंने कहा सर अच्छा, आपसे बता दूं सर, आपको डिस्कस करें। हाँ मुझे पता है उसका, वो जनरलाइज मैंने डाली थी लेकिन वो जी एडजस्ट सर, हो गई। जी सर, सही हो गया सर। ठीक है। जज़ाकल्लाह सर। जी रोहेल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक चीज ये पूछनी थी सर, ये क्लासेस रोजों में कब तक रहेंगी, कब मतलब कि लास्ट क्लास कब तक होगी? बेटे जो ईद हॉलीडेज होंगे उनमें ही नहीं होंगी, बाकी तो रहेंगी क्लासेस। अच्छा अच्छा सर, और एक ये चीज सर, ये भी जो मेरे नाम से दो आईडियां भी ऑनलाइन है, एक रोहेल सुल्तान जो मैं हूँ, इसके हम्म, अलावा एक और भी आ रही है, तो वो पता नहीं कौन है अच्छा। ये तो सर। मैंने इस अब्दुल्ला को ऑलरेडी पहले भी कहा था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें देख लेंगे कौन से लोग एडिशनल एडेड हैं, उन्हें रिमूव करें। उसने कुछ को रिमूव किया भी था, लेकिन आई डोंट नो कि वो कौन ऐसे लोग हैं जिनको कन्वे हो जाता है जूम मीटिंग का लिंक। ओके सर। सर इसके अलावा आप ये बता दें सर, अभी ये जिस तरह नोटिफिकेशन आया कि 15 जुलाई तक तमाम तालीमी इदारे बंद होंगे सर, इसके अलावा हमारे ऑनलाइन पेपर होंगे या फिर हमारे, आपने बोला था पिछली मीटिंग में कि हमारे ऑनलाइन मुश्किल पेपर इंजीनियरिंग वालों के, तो अभी क्या तक तो स्ट्रेटेजी? हमें जो डॉक्टर शहरयार हैं उन्होंने पिछली मीटिंग में यही कन्वे किया था कि हमारे जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं इनके पेपर्स ऑनलाइन नहीं होंगे। ठीक ठीक। ठीक है, लेकिन वो ऑनलाइन अगर नहीं होंगे तो फिर वो डिले होंगे, ये तो फॉर श्योर है। अगर 15 जुलाई तक बंद है
दिस मीन्स वो या तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या अगस्त तक ही जाएंगे। 15 जुलाई तक हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी या फिर बीच में हमें ब्रेक भी ये अभी देंगे? तक डिसीजन नहीं हुआ। वैसे तो 15 जुलाई तक तो नहीं कंटिन्यूड रह सकती, क्योंकि कोर्सेज तो सब लोगों के ऑलमोस्ट 80% कवर्ड ही हैं। तो ठीक। लेकिन हो सकता है कोई रिवीजन क्लासेस का कोई टाइम टेबल ये दे दें, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि अगर यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती तो शायद फिर कोई रिवीजन क्लासेस का भी टाइम टेबल आएगा। वो अभी सही डिसीजन सर, बाद में ठीक है सर, थैंक यू। होगा। सर अचानक सर वो दो चीजें माइंड में आई थी, मैंने कहा आपसे पूछ लूं सर। जी जी। सर वो एक तो ये ना जो फाइनल का मतलब जब से लॉकडाउन हुआ था सर, मतलब 15 अप्रैल को मैं से कि मार्च को सर यूनिवर्सिटी बंद हुई मार्च थी। से हुआ था जी। तो उसके बाद से तकरीबन उसके मतलब 2 या 3 वीक्स तक जो लेक्चर आते रहे, उसके बाद से तकरीबन सर फाइनल का एक कोर्स स्टार्ट हो गया था। हम्म। तो सर वो मतलब जो जितने भी वीडियोस देख रहे हैं सर, वो तो हम मतलब बिल्कुल ताज़े हमारे माइंड में फ्रेश है ना। सर जो लॉकडाउन से पहले वाले जैसे आपने एम्पलीफायर्स पढ़ाए थे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस पढ़ाया था हमें, इंस्ट्रूमेंटेशन, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये चीजें सर पढ़ाई थी। सर उनकी जब सारा कोर्स हो जाएगा तो जो सिनेरियो है सर, दोनों सिनेरियो है, सिनेरियो भी ना, तो दोनों सिनेरियो में सर वो लिखा हुआ है टॉप अप सेशन होगा सर, जिसमें रिवीजन होगी, क्विक बिल्कुल। रिवीजन ना। सर वो आप करेंगे इसमें? जी जी बिल्कुल, उसमें फिर मोस्ट प्रॉब्ली मैं यही करूँगा, क्योंकि इन लॉकडाउन के बाद के लेक्चर्स की तो आपके पास वीडियोस भी हैं, तो फिर जी मोस्ट सर, प्रॉब्ली फिर मैं उसको ही रिवाइज करूँगा, क्योंकि फाइनल का पार्ट तो वो भी होगा ना कोर्स, तो फिर बिल्कुल उसमें हम सर। इसी को रिवीजन करेंगे। अच्छा सर, एक छोटी सी बात वैसे टेक्निकल, अगर आपको कोई थोड़ा बहुत इसमें आइडिया हो सर। पीसी की जो गाइडलाइन है वो तो ये है कि इंजीनियरिंग पेपर ऑनलाइन है, जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकते। अब मिसाल के जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, सोशल साइंसेज के या ह्यूमैनिटीज के, अब किसी स्टूडेंट जैसे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का एक कोर्स उठाया हुआ है, कैलकुलस 1 या इस तरह कुछ, तो अगर वो उसके पेपर ऑनलाइन होते तो वो उसका वो कोर्स तो का पेपर तो ऑनलाइन ही होगा ना? हाँ, ये तो ऐसे ही होगा, जो डिपार्टमेंट जैसे कंडक्ट करेगा फिर उसी तरह होंगे पेपर। सही हो गया सर, ठीक ठीक है, है। अब टाइम भी ओवर हो रहा है, तो थैंक यू। ठीक है सर, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।